आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल डांडा जी मौजूद हैं। इनसे हम खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे क्योंकि पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं और आज देखा तो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि इस राजनीतिक कैरियर में आपके देखा जाए तो पीछे का हाथ किसी न किसी का हाथ होता है कि राजनीतिक कैरियर में किसका हाथ होता है, तो आपने कैसे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की? तो हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं कि इतनी कम उम्र में आपने ये कैसे हासिल किया? देखिए, राजनीतिक हाथ मेरे संगठन का है और संगठन में बहुत ताकत होती है। जो संगठन को समझता है, जानता है, संगठन के अनुरूप काम करता है, संगठन उस व्यक्तित्व का निर्माण करके उसको आगे भेजता है। जो सेवा के काम है उनकी जिम्मेवारी लगती है और राजनीतिक फील्ड में कभी संगठन में और कभी सरकार में जहाँ भी दायित्व मिलता है फिर वो कार्यकर्ता उस दायित्व को निभाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने, संगठन ने मुझे दायित्व दिया कि मैं मंत्री परिषद में रहते हुए सेवा का काम करूं और इसलिए ईमानदारी के साथ अपने सेवा कार्यों में तल्लीन रहता हूं। इतनी कम उम्र में आपने ऐसा सोचा था मैं आज इस सरकार में मंत्री बनूंगा, या ऐसा कुछ सोचा भी सरकार में विधायक बन के? कई बार क्योंकि आदमी की अपेक्षाएं होती हैं, कभी ऐसा सोचता नहीं आदमी भी इतनी ऊपर मैं जाऊंगा, तो आपने ऐसा कैसे? देखिए, मैं 1987 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, शामिल हुआ मैं। धीरे धीरे मुझे संगठन की समझ आने लगी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मुझे जो जो दायित्व मिले मैं वो निभाता रहा। बाद में 1996 में मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम मिला और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र नेता के रूप में काम करता रहा। 2004 में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन गया। 2004 से लेकर 2006 तक मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रहा। 2006 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री बना और 2009 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना। 2012 में भारतीय जनता किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना। 2014 में टिकट मिल गया, मैं विधायक हो गया। 2019 में फिर टिकट मिली, फिर विधायक बन गया। मगर सेकंड टाइम में जब विधायक था तभी मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते भी काम करने का मुझे अवसर मिला। लास्ट के दिनों में जब आदरणीय मनोहर लाल जी को जब केंद्र की राजनीति में भेजा गया तो आदरणीय श्री नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, तो उनके साथ उनकी टीम में मुझे कोऑपरेटिव और पंचायत विकास मंत्रालय के नाते काम मिला। 24 में फिर चुनाव में हमारी सरकार बनी और मैं दोबारा से फिर मंत्री परिषद में मुझे जगह मिली है और तब से हम लोग सेवा का जो हमारा कार्य है और ईश्वरीय कार्य समझ के करना, तो उससे आप में एनर्जी, आप में जोश, आप में होश और संपूर्ण लोगों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। देखिए, आप लोगों का काम करने का तरीका क्या है? हर व्यक्ति अपने समझ से काम करता है और अपने हिसाब से आगे बढ़ता है, मगर मैं कोई काम नहीं करता। मैं सब काम परमात्मा के चरणों में समर्पित करके तब चलता हूँ कि मेरे परमपिता तेरा है, तू ही करने वाला है, मैं तो निमित्त हूँ। बस इतना कह के काम पे लग जाता हूँ। आपके सामने बैठा हूँ इसलिए मैं कभी ये सोचता ही नहीं कि मैं इतने बड़े पद पे जाऊंगा या इतने छोटे पद पे जाऊंगा। शुरू से मेरा ये भाव रहा है
कि बस मैं एक निमित्त हूं, माध्यम हूं। देखो भाई, आपका क्या है? ये शरीर आपका है क्या? माँ बाप से आपको उधार मिला है, ये श्वास आपके हैं, ये भी परमात्मा ने दिया आपको उधार के। एक आया, दूसरा आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। जब आपका कुछ है ही नहीं तो फिर अहंकार किस बात का? तो जब आपका कुछ है ही नहीं तो फिर आप दावा कैसे करोगे कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं? इसलिए मैं दावा नहीं करता। जो भी है सृष्टि में वो सब परमात्मा का है, इसलिए ईश्वरीय कार्य समझ के आप अपना काम। आपके ऑफिस की बात करें, हम आपके रेजिडेंस की बात करें, इतनी बड़ी बड़ी भीड़ लगी रहती है, तो आप कह रहे हैं कि काम की बात करें। देखो लोगों का, हमने सुबह भी आपके ऑफिस में देखा, बाहर तक लाइन लगी हुई थी। और रेजिडेंस की बात करें, अभी भी कितने लोग आपसे मिलने आए हुए थे। तो इस तरह से आप कैसे मैनेज करते हो? मैंने कहा ना, देखिए आप कहते हैं ना, कार्यांतर ही विश्राम है। आराम हराम है और कार्यांतर ही विश्राम है। जब आप ये समझ के करते हो कि भाई ईश्वर का कार्य है, तो आप कितना करते हो वो पता भी नहीं लगता। और जब आदमी काम को बोझ समझने लगे तो फिर वो सारी गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। और जब गलतियां शुरू होती हैं फिर मत मारी जाती है, और जब मत मारी जाती हैं फिर परिवर्तन होते हैं, गलत ठीक, वो एक अलग विषय हो जाता है। मगर आपको अगर परमात्मा की कृपा से सेवा करने का अवसर मिला है तो आप ईमानदारी से करिए, जितना बन पाता उतना करिए, अच्छा करने का प्रयास करिए। बाकी जो मुकद्दर में है वो आपके कर्म के साथ आपको मिलेगा। हरियाणा सरकार के लगभग 10 महीने पूरे होने वाले हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं हरियाणा सरकार की क्या उपलब्धियां रही? और आपके पास एक शिक्षा विभाग, एक ऐसा विभाग है, तो आप इसको गुणात्मक कहाँ तक देखते हैं कि और कहाँ पर खड़े हैं? बहुत अच्छी बात की है। देखो, हरियाणा सरकार ने हर काम को बहुत संजीदगी के साथ किया है, बहुत संजीदगी के साथ किया है। कोई एक भी ऐसा विषय नहीं छोड़ा जहां पर सरकार ने अपना काम पूर्ण ना किया हो। हर जगह जहां गरीब से गरीब व्यक्ति का मामला आता है, उसकी समस्याएं आती हैं, उसको तत्परता से पूर्ण करते हुए हर वर्ग और हर डिपार्टमेंट का योजनाबद्ध तरीके से कैसे डेवलप हो, वो कैसे उसका विकास हो, इस दृष्टि के साथ हरियाणा की नायब सरकार ने अपने काम को जारी किया। अब उसमें हर डिपार्टमेंट में बहुत प्रगति हुई है। आपने मुझे कहा कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या हुआ है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना काम किया। क्या कि भाई नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब ये आई तो हमारे पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, तो उन्होंने सब अधिकारियों से बैठ के कहा कि देखो भाई, ये 2020 जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसको लागू करने में कितना समय लगेगा? तो अधिकारियों ने बताया कि साहब हम 4-5 साल में कर देंगे। तो 2025 तक कर दोगे क्या? तो सब ने कहा बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने उस वक्त फिक्स किया कि भाई हम जो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको 2025 तक लागू कर देंगे। तो मैं जब मंत्री बना तो बहुत बड़ा चैलेंज सामने था। मैं कहा इसको कैसे करोगे? जब हम लोग बैठे तो बहुत गोल हैं
जो पूरे करने होते हैं। कोई एनईपी बस एक खाली शब्द बोल दिया, एक दो बात हो, ऐसा नहीं, बहुत विस्तृत दायरा है, बहुत बड़े आयाम है इसमें, उन सबको लागू करना। तो हम लोग लगे और अधिकारियों के साथ बैठे और तय किया कि पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चलेंगे। चले, नतीजा ये निकला कि 2025 में आज हम लोग नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को एनईपी लागू करने वाले देश के पहले राज्य बन गए। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। अब जिसको इसके बारे में पता वो ठीक है, जिसको नहीं पता हो तो कहेगा क्या है। अब ये क्या है, ये चंद शब्दों में बांध के बताने जाने वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, इसमें एक बात और है कि एनईपी लागू होगी तो एनईपी लागू होने के बाद इसमें बहुत काम है। जैसे बदलाव हुए हैं अभी एनईपी में, हमारे यहाँ डाइट है। अब डाइट में पहले मास्टर का जो कोर्स करना था टीचर का, तो वो डाइट में उसकी ट्रेनिंग भी होती थी, वो कोर्स करते थे, तभी आप लोग टीचर के लिए अप्लाई कर सकते थे, बन सकते थे सीधा। अब एनईपी में 2030 के बाद है वो आईटेप से होगा। अब वो आईटेप के लिए अप्लाई करना होता है, तो अप्लाई करने के लिए 10 मई को भारत सरकार ने कहा कि अब से आईटेप पे जब लागू करने की, अप्लाई करने की शुरुआत करो, और 15 मई को उसका नोटिफिकेशन हुआ और ये कहा कि भाई 27 मई तक इसमें अप्लाई करना है सबने। आप सुन के हैरान हो गए, देश में हरियाणा एकमात्र राज्य था जिसने इसको अप्लाई किया। अभी तक कोई और नहीं कर पाया था, डेट भी बढ़ी तो भी नहीं कर पाया कोई। तो यहां भी भारत में हरियाणा ने नंबर 1 स्थान रखा। इतना ही नहीं है, हमने तय किया कि भाई देखो, जो पढ़ाई है आज की, बच्चा है हमारा पढ़ रहा है, अब बड़े अच्छे अच्छे संस्थान भी हैं, तो प्लेसमेंट की व्यवस्था कैसे करोगे? इंटर्नशिप होनी चाहिए ताकि हमारा बच्चा पढ़े और पढ़ता पढ़ता प्रैक्टिकली ज्ञान भी ले, सीखे भी, उसकी स्किल की व्यवस्था हो। तो हमने जितने भी प्रदेश में और देश में बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको यूनिवर्सिटीज के साथ बिठाया और बिठा के कहा भी तुम लोगों को आज किस चीज की जरूरत है बताओ। तो उनका क्या, हमें इस प्रकार की स्किल की जरूरत है। उनका भाई आप उसको हमारे साथ मिलके कैसे उसमें सहयोग करोगे? तो उनका ठीक है सर, आप अपने बच्चों के साथ, हम लोग एमओयू करते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, और एमओयू करके हम अपने आप ये जो बच्चे इनको ट्रेनिंग देंगे, और जो बच्चा वहाँ पे परफेक्ट रहेगा हम उसको अपने यहाँ प्लेसमेंट का वो उसको ले लेंगे यहाँ से। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप कल्पना करेंगे, हजारों बच्चे की प्लेसमेंट कैंपस से ही होनी शुरू हो गई। और मैं इंजीनियरिंग में बात करूं, पॉलिटेक्निक में बात करूं, तो आज 98% बच्चों की प्लेसमेंट हमारी संस्थान से हो जाती है। देखिए, अब ये चीजें क्या है कि एकदम बाहर नहीं दिखने की है, क्योंकि जिन कामों में गति आ रही है, तेजी आ रही है, और जो उस संस्थानों से जुड़े हुए हैं या जहां उनके वास्ता है, उनको पता है कि देखो कितना बड़ा काम नायब सैनी सरकार कर रही है। अभी हम लोगों ने एक और बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो बालक हमारा 9वीं में, 10वीं, 11वीं, 12वीं में है, अब 12वीं का बालक अगर आप पढ़ गया तो 12वीं पास कर ली, तो आज वो सोचता है क्या करूं मैं, सबसे बड़ा संकट है ये कि वो क्या करूंगा। अभी क्या करूंगा, इस
के ऊपर कभी 60-70 साल में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई बालक +2 कर गया, अब क्या करे। तब तक एक उम्र एक ऐसी हो जाती है कि उसको काम की जरूरत समझ भी आ जाती है, पढ़ाई के साथ साथ भाई फ्यूचर में मुझे करना क्या है, आगे पढ़ना है, आगे मैंने काम करना है, इतनी समझ आ जाती है। मगर कभी किसी ने 60-70 साल में इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और एक बेरोजगार लोगों की फौज स्वाभाविक बात है खड़ी होनी थी। अब इसको दुरुस्त कैसे करना, ठीक कैसे करना है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के तमाम शिक्षाविदों के साथ मिलके एक करिकुलम, एक पाठ्यक्रम तैयार कराया है उद्यमिता का। हरियाणा ने यह तय किया कि हम लोग इस उद्यमिता के पाठ्यक्रम को भी सबसे पहले हरियाणा में लागू करें। हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसमें होना क्या है कि भाई वो बच्चा 9वीं में है तो 3 महीने की इंटर्नशिप करेगा, 10वीं में भी 3 की करेगा, 11वीं में भी करेगा, 12वीं में भी करेगा, 4 साल में 3-3 महीने की इंटर्नशिप करेगा, यानी प्रैक्टिकल काम के साथ जुड़ जाएगा और वो अपने हुनर का काम जो उसको पसंद आया, जिसमें उसकी रुचि है, जहां वो कर सकता है, थोपना नहीं, थोपेंगे नहीं, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, वो क्या करना चाह रहा है, उसी काम का हुनर। फिर उसमें जैसे +2 पास कर लेगा, बाहर खड़ा होगा ना, उसको ये चिंता नहीं कि मैं क्या करूंगा, उसको ये पता भी ये काम मैं कर सकता हूं, ये मैं करूंगा और मुझे किसी के जरूरत नहीं है इतनी कि मैं भागा फिरूंगा, मारा फिरूंगा। मतलब एक चिंता से मुक्त हो, कम से कम ऐसी स्किल ये तैयार करने की जरूरत बरसों पहले से थी, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब हम लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं, मगर कुछ लोगों को यहाँ भी तत्काल रिजल्ट चाहिए एकदम। अभी तो हम कह रहे हैं कि हम लोग इस पे जा रहे हैं, कहेंगे कि भाई 10 साल तक कहाँ थे, पहले क्यों नहीं गए। भाई किसी चीज को तैयार करने में, समझने में, लागू करने में कुछ तो समय लगता होगा ना। क्या ऐसे तुरंत आज सोचा कल ठापा हो गया, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। अब ये आप बताइए ना, जहाँ सरकारें 2020 में NEP को लाया गया और आज तक भी सब स्टेट नहीं लागू कर पाए, उसमें भी टारगेट रखना पड़ा कि 2030 तक पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना है। तो ऐसे ही 10 साल में उस तरह के पाठ्यक्रम तैयार करना, उस तरह की स्किल देने के लिए कुछ सामग्री तैयार करना, उसमें समय लगा। अब उसको धीरे धीरे करके लगाना, उसमें आगे बढ़ना, ये बहुत चैलेंजिंग काम है। इसको भी हरियाणा सबसे पहले एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस चुनौतीपूर्ण काम को भी सहजता से कर जाएंगे और करेंगे। मंत्री जी, आप काफ़ी प्रयास किया आपने, आप काफ़ी प्रयास कर भी रहे हैं। जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, ये बड़ी अच्छी बात है। और उसके क्या सकारात्मक नतीजे आए, क्योंकि आपका प्रयास लगातार जारी है उस पर, तो इसके बारे में जरा हमें बताइए। क्या देखिए, असल में क्या बात है भाई साहब, सारे देश में एक धारणा बन गई प्राइवेट स्कूल, और माँ बाप की भी धारणा बन गई भाई जब प्राइवेट स्कूल में बालक जाएगा ना ये ठीक जाएगा और वहां पढ़ाई अच्छी होती है। जिसको भी थोड़ा सा हिसाब बन जाता है ना, वो चाहता है कि मेरा बेटा बेटी अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले। अभी उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि भाई वो जहां मन करे वहां एजुकेशन ले। वो बड़े महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाए कि कम महंगे स्कूल में पढ़ाए या सरकारी स्कूल में पढ़ाए, मगर सरकारों की तैयारी क्या है ये प्रश्न है।
अब 60-70 साल में ऐसी क्या योजना बनी कि लोगों की धारणा बदल गई। भाई हम और आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े, तब तक बहुत अच्छा सरकारी स्कूलों का रिजल्ट रहा है, बहुत अच्छा रहा है, और स्कूलों की संख्या भी बढ़ी रही है। अचानक ये क्या 2-3 दशक आए कि इसमें प्राइवेट स्कूल की तरफ रुझान बहुत तेजी के साथ बढ़ा। जो धारणा बढ़ी ना, इस धारणा ने वाकई में सरकारी स्कूलों को थोड़ा पिछड़ने का कालखंड दे दिया। अब आप कितना भी अच्छा स्कूल आपका हो और साथ में एक प्राइवेट स्कूल हो, तो आदमी की सोच ये बन गई इसमें करा दूं मैं, इसमें छोड़ दे। इसलिए मैंने इसी चीज को पकड़ा, और पकड़ के मैंने पहले ही तय किया कि देखिए भाई, हम अपने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करेंगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी ने गजब का काम किया। कहा कि यार ये जो ढांचागत विकास है ना, इसको खड़ा करो पहले। ये जो कमियां हैं, बच्चे स्कूल में हैं, कम हैं, मगर जगह जगह से खबर आती रहती थी कि देखो भाई, टॉयलेट नहीं है, पंखा नहीं है, डेस्क नहीं है, बिल्डिंग नहीं है ना, ये चीजें नहीं है, इसलिए बच्चों की संख्या कम है। ये ऐसा अक्सर जब भी कभी कोई बात होती तो निकल के आता था। मैं किसी राजकाज की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई इसके राज में हमारा नहीं, ये अक्सर हुआ है। कुछ समय, कुछ दौर ऐसे आते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें, स्वाभाविक बातें चेंज हो जाती हैं। तो हमने भी उसमें तय किया कि भाई ये ढांचागत विकास करते हैं पहले। और आप विश्वास करिए, हमने हर स्कूल का ढांचागत विकास किया, 100% किया। आज जब मैं इस वक्त बोल रहा हूं, शायद ही कोई हरियाणा का स्कूल हो जिसका जितना कार्य होना चाहिए वो हमने ना किया हो, और जो बचे हुए हैं उस पे भी काम जारी है। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपको व्यवस्था मिल जाएगी। अब जितने बच्चे हमारे पढ़ते थे उनको हमने तमाम वहां की जो स्कूल की मूलभूत सुविधाएं वो पूरी की, हाईटेक स्कूल बनाए, और ऐसे स्कूल जिसमें हमारा बच्चा भी आईटी का इस्तेमाल कर सके, उसको समझ सके, उस तरह की व्यवस्था की। और हमारे स्कूलों की कुछ संख्या बढ़ी, पिछले साल में बढ़ी थी, इस बार पिछले साल से ज्यादा बढ़ गई है। अब ये जो संख्या बढ़ी है पिछले साल से भी, अभी भी, ये शिक्षा की गुणवत्ता के कारण बढ़ी है। अब शिक्षा की गुणवत्ता क्या भाई, पिछली साल का रिजल्ट देख लो, इस साल का रिजल्ट देख लो, 10वीं का रिजल्ट देखो, 12वीं का रिजल्ट देखो। प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा रिजल्ट इस बार सरकारी स्कूल का आना लोगों में इस बात के विश्वास को पैदा करना है कि यहाँ भी शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। और इसीलिए जो प्राइवेट स्कूल है उससे भी ज्यादा अच्छी या उसके इक्वल एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूल में है। कौन से सरकारी स्कूल में जिसमें सारा दिन विपक्ष चिल्ली मारता रहता है, टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, टीचर नहीं है, प्लान नहीं है, डिकड़ा नहीं है ना, किताबें नहीं पहुंचती स्कूल में 6-6 महीने तक, ये जो इस तरह की बातें करते हैं। अब इन सब चीजों को हमने पहली बार दुरुस्त किया है। आप कल्पना करके देखिए कि कितना दुरुस्त किया है। इतना दुरुस्त किया कि पूरे देश में अभी भी आप ही लोग टीवी चैनलों पर दिखाते थे कि भाई जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी बुक्स 6 महीने 8 महीने निकल जाते तब जाके बच्चों को बुक मिल पाती है। नायब जी ने इस बार पहले बैठते कहा कि महिपाल जी, वो कुछ भी हो, एडमिशन पूरे होने से पहले हर स्कूल में किताब पहुंच जानी चाहिए। हमने बैठते पहला काम यही किया
तो कितने सेट्स बनेंगे? तो ध्यान में आके 14,14,718 सेट बनते हैं। उनका व्यवस्था करो, व्यवस्था होगी। 21 तारीख तक, अप्रैल तक ये सब सेट पहुंचाने, ऐसा एक टारगेट रखा गया। और 23 तारीख तक हमने 100% बुक्स भेज दी। 30 अप्रैल तक एडमिशन था। एडमिशन पूरे जब तक नहीं हुए थे उससे पहले सारे सेट्स हमने स्कूल में भेज दिए। देश में पहला राज्य मैं कहूँगा कि हमारा ये बना कि जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमने एक ऐसा काम किया है कि जो आज तक कोई भी इस काम को नहीं कर पाया। ये हमारी हरियाणा की बदलती शिक्षा व्यवस्था उसका एक उदाहरण है। मंत्री, कुछ प्राइवेट स्कूलों की हम बात करें, वो अपनी मनमानी पे कई बार उतर जाते हैं। देखता फीस की बात करें या हम स्कूल उसकी बस की ट्रांसपोर्ट की बात करें या बुक्स की बात करें, तो कई बार देखिए ये मामला मेरे भी सामने आया। जब मेरे सामने ये बात आई, मैंने तुरंत आदेश जारी किए कि देखो भाई, अब आप बच्चों के पेरेंट्स को या बच्चों को ना फोर्स नहीं कर सकते कि भाई यहीं से बुक लो, यहीं से वर्दी लो। ये नहीं कर सकते आप। और उसके ऊपर हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया, ईमेल के जरिए भी, जहां से भी, सोशल मीडिया के जरिए भी जो कंप्लेंट्स हम पे आई, हमने उन पर इमीडिएटली एक्शन लिया। और एक्शन लेके हमने उन लोगों भी की, हाँ यस, बहुत कार्रवाई हुई है। मगर उसमें हमने एक काम किया है। हमने कहा देखो भाई, आपकी ये शिकायत आई है, आपके ऊपर एक्शन होगा। मगर एक स्वाभाविक बात है कि स्कूल के लोगों ने कहा कि साहब देखिए, हम आगे से इस तरह की व्यवस्था अपने यहाँ नहीं बनाएंगे और जहां से पेरेंट्स आए वो वहां से ले लें। इस बार के बाद हम लोग कभी ये नहीं करेंगे, अभी से हम बंद करते हैं। उनका वो रिप्लाई मिला बकायदा हम लोगों को। जब ये मिला तो हमने भी इस पर उनको कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके ऊपर ना करनी पड़े, नियम जो सरकार का है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप प्रतिष्ठित लोग हो, प्रतिष्ठित संस्थान हो, एक्शन लेते हुए अच्छा नहीं लगते। एक बात ने बहुत बड़ा, मैं कहूँगा अच्छा सूक्त फैसला बना दिया कि उसके बाद हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं आई। मगर एक इसमें हमारी कमी है, एक चूक है। वो चूक ये रही कि इसमें हम लोग थोड़ा एक सप्ताह भर लेट हुए। अगर यही काम एक सप्ताह पहले हम लोग करते तो शायद ये इस तरह की जो कंप्लेंट्स थी वो हमारे पास नहीं आती। मगर अब एक बात तो ध्यान में आई, सीख करेंगे तो सीखेंगे। एक बात है, अब कोई भी आपके टीवी चैनल पे देख के इस पे लिखे तो पहले क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं किया, पहले कहाँ सो रहे थे क्या, कुछ समझ नहीं है क्या? देखिए, जितना आसान कहना होता है, करने में उतनी ही कठिनाई भी आती है। और हमें समझ में आ गई कि भाई ये चुनौतियां हैं, इनका सामना करना है, आगे ये आए नहीं, इसका खात्मा करना है तो करेंगे। और समझ में आ गई ना। मंत्री जी, कई बार आपने मंच से कई बार कहा भी है कि जो हिंदी भाषा है वो शिक्षा विभाग के अंदर कामकाज में की जाए, तो आप किस तरह से देखते हैं, प्रैक्टिकल क्या इसका असर रहा और क्या आगे आपने सोचा इसके बारे में? देखिए भाई, मैं एक नॉलेज, ये जितना होगा, ज्ञान जितना होगा, उतना ही हमें प्रगति के मार्ग पे लेके जाएगा। और ज्ञान जितना अर्जित करना है वो
आदमी की बुद्धि को भी और स्वयं की संतुष्टि भी वो उससे आ जाती है। इसलिए ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको विभिन्न भाषाएं, उनका नॉलेज हो, तो इसलिए नॉलेज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लिश लो, कन्नड़ लो, संस्कृत का लो, उर्दू का लो, पंजाबी का लो, मलयालम सीखो, फ्रेंच सीखो, जापानी सीखो, जितने भी सीख सकते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। अपने बौद्धिक विकास के लिए आप उतना ज्ञान अर्जित करिए, सीखिए। यानी भाषा ज्ञान जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा रहता है। मगर अपनी भाषा में काम करना ये सबसे ज्यादा अच्छा है, उपयोगी है। और इसलिए मैंने अपने विभाग में अपनी भाषा में काम हो ये प्रायोरिटी पे रखा। देखो, मैं एक बात जानता हूं कि कितने ही ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, अगर उसको हिंदी में भी फीस माफी के लिए एप्लीकेशन लिखवानी हो ना, तो हमें बोल कर बताना पड़ता है कि भाई ये लिख दो। समझिए। अब देखो, वैसे तो ज्ञान बांटने वाले कितने भी आ जाएंगे। मेरे को भी कह रहे थे, अनपढ़ आदमी है, पता नहीं कितने कितने कमेंट किस किस ने क्या क्या डाल दिए। अब उनकी सोच है, अब उस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई अगर किसी दूसरी भाषा में पढ़े हुए आज तक के लोगों ने कोई एक उदाहरण प्रस्तुत किया, वो भी बता दे, वो भी बता दे कोई भी, कि भाई देखो इस भाषा का ये मास्टर था और इसने ये आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, बस गजब ही हो गया। मगर मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है, मैं गर्व से अपनी भाषा में काम करूं, अपनी भाषा में बोलूं, मुझे उसमें आत्म संतुष्टि है। अगर आपको किसी और भाषा के बोलने में आत्म संतुष्टि, तो उसका आनंद लीजिए, कोई रोक थोड़ी रहा है। मगर वो कोई पैमाना नहीं है किसी की बुद्धि को नापने का, कि भाई ये भाषा का ज्ञान है तो आप होशियार हो और ये भाषा का ज्ञान है तो आप बुद्धू हो। तो दूसरी भाषाओं का ज्ञान रखने वाले उन्होंने कहीं के बेड़े गर्क कैसे किए कि आज तक भी वो चीजें सीधी नहीं हो पाई है। अगर उन्हीं चीजों का मेरे देश के आदमी को मेरी भाषा में पता होता, लिख के बोल रहा हूं मैं, शायद दुनिया भर की कमियों को समय रहते संभाला जा सकता था। बिना भाषा ज्ञान के कारण अलग भाषा में काम करने से जिस तरह की स्थिति एक गांव के देहात के आदमी को करनी पड़ी है, उसकी जो समस्या उसके सामने जो भाषा आई है वो जानता है। इसलिए मैं मेरी भाषा को जानता हूं, चाहे मैं कम भी पढ़ा हूं, चाहे मैं कम स्कूल गया हूं, मगर मुझे अपनी भाषा का अक्षर ज्ञान है। और जब हमने उन सब बच्चों की मांगों को जब मैं गया तो मैंने बहुत बारीकी से बात की। मैंने HCU प्रशासक को भी वहां बुलाया, मैंने कहा बताओ भाई क्या क्या बात हुई थी, जो बच्चे ये क्यों मजबूर हुए। तो उन्होंने जो घटना बताया, सुन के हैरान हो जाओगे, सुन के हैरान हो जाओगे, ऐसी बातें हैं। अब मैं उसमें कहूं कि भाई टीचर्स के घरों पे अटैक करना, रात को 10 बजे किसी के घर पे जाके आक्रमण करना, घेराव करना, रात को गाड़ी से भी निकलने न देना, सारे टॉयलेट बाथरूम्स तोड़ देना, कैमरे तोड़ देना। मैं कुछ बोल लूंगा नहीं, ये तो मामूली ही बात बोली मैंने, सही में बहुत मामूली बात बोली है। क्योंकि जब मैंने HCU के प्रशासकों को बुलाया तो सारी चीजों के साथ आए थे और उन्होंने ये कहा कि बच्चों को बुलाओ। सर, हमने एक एक बात पर उनको कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान लेते हैं।
तुम्हारी ये बात भी मान ली और सरकार ने भी सारी बातें मान ली। उन सब चीजों के बावजूद भी दरकिनार करके हमने कहा आपकी बेटा जो बात है, 6 घंटे हमने उनकी बात सुनी पूरी, अगले दिन फिर 5-6 घंटे बात सुनी और उनको हर बात के लिए हमने मान लिया, सारी बात मान ली। एक तो ये होता है कि भी आपने बात मानी, 1 महीने बाद इसका रिजल्ट देंगे, आप धरना उठाओ, नहीं। हमने कहा देखिए आपकी सारी मांग हम मान रहे हैं, आप अपना धरना उठाओ और 2 घंटे में रिजल्ट लो, हम तो अभी देना शुरू करेंगे। तुम्हारी सारी बात मान ली। अब भाई सरकार की एक कमेटी गई है और उसने उन बच्चों की सारी बात मान ली है, फिर बचा क्या, मुझे ये नहीं समझ में आया। और एक बात देखिए, वो कहने लगे लास्ट में कि हम एक बार बच्चों से जाके बात कर लेते जो वहाँ बैठे हुए हैं। वो गए बच्चे वहाँ पे, तो वापस जब हमारे बच्चे आए तो उन्होंने कहा कि सर वीसी को बर्खास्त करोगे तब हम विचार विमर्श करेंगे कि धरना उठाएं कि ना उठाएं। सब देखो क्या बोल रहे हैं कि सर तब विचार विमर्श करेंगे कि धरना उठाए कि ना उठाए। हमने कहा ठीक है ना, हमने मान तो ली बात तुम्हारी, बर्खास्त करेंगे मगर जांच करके तो करेंगे ना। बोले अभी करो तो बात करो, विचार विमर्श करेंगे। हमने कहा देखो भाई ऐसा तो कई संविधान में है नहीं। फिर मैंने ये भी कहा कि जो 2 भाई बहन इस देश में संविधान की कॉपी की जिल्त लेके घूमते हैं ना, संविधान बचाओ संविधान बचाओ, उनके जो नेता, आप उनसे प्रश्न पूछिए कि संविधान को बचाने का रास्ता बताइए। आप संविधान बचा रहे हो या संविधान को खत्म करना चाह रहे हो? आप उन बच्चों को जाके क्या प्रेरणा दे के आ रहे हो कि भाई जब तक वीसी प्रशासक बर्खास्त नहीं होगा तब तक हम लोग अशांति फैलाएंगे, यही कहा ना उन्होंने। तो आप कैसे बर्खास्त करोगे? संविधान क्या कहता है? संविधान तो यही कहेगा ना कि कानून के हिसाब से जो भी गलती किसी ने की है उसकी जांच करो और जांच करके उसको जो उसका फैसला न करो। मगर ये तो संविधान बचाने वाले तो कह रहे कि नहीं, संविधान तो हमारे लिए बोलने भर की चीज है, ये माननी थोड़ी होती है। माननी तो हमने 25 जून 1975 को भी नहीं थी, जो कल आने वाला दिन है। 50 साल हो जाएंगे कानून तोड़ते तोड़ते, संविधान को मारते मारते लोगों ने। आज भी एचयू में संविधान ही मार रहे हैं 10 दिन से बच्चों के साथ बैठ के। सारा देश बंदी बना लिया था इन्होंने संविधान को मार के, लोकतंत्र ही खतरे में डाल दिया था। भाई मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, आपने इन बच्चों को समझाने के लिए कौन सा एक कदम उठाया? क्यों नहीं आपने बच्चों को यह बताया कि देखो भाई जो कमेटी आई वो इतना सुंदर फैसला कर गई है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। या फिर तुम ही बता देते कि भाई जाओ तुम जा रहे, जो पीछे से सारा आप पीछे से नहीं तो खुल के ही कर रहे हो, तो तुम नू बता देना भाई कैसे हो सकता है। या तो संविधान को हाथ में लेके करना कि भाई कैसे करना है, कि भाई आप ये तो कहोगे ना जांच कराओ। हमने उसमें भी एक रास्ता निकाला गजब का। मैंने कहा देखो भाई एक एचयू का आदमी ले लेते हैं और 2 आईएएस ले लेते हैं, मतलब एक यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से जब सुझाव आया। मैंने कहा एचयू की उधर वाइस चांसलर की तरफ से मत, जो ये बच्चे बोले ना वो लो, ये मैंने कहा। और जब तक वाइस चांसलर की तफसीस होगी तब तक ये बच्चे इस कमेटी से तालमेल रखेंगे, ये कमेटी काम करेगी। वो तो बैठ गया एक साइड में, मतलब इससे ज्यादा क्या सुझाव दे? तो क्यों नहीं संविधान के रक्षकों ने उन बच्चों को बताया कि बेटा ये गलत है, ये ठीक है, इसमें ये और अमेंडमेंट करो। बोला नहीं, बर्खास्त करो, अभी करो, इसी वक्त करो, तब विचार विमर्श करेंगे। देखिए ये जो उन बच्चों को जो जीवन खराब करने के लिए इन्होंने जो षड्यंत्र रचा ना, ये बच्चे, इनकी जिंदगी अगर खराब होगी तो उसके दोषी ये लोग होंगे, सही में ये लोग होंगे। क्योंकि किसी भी
काम को करने के लिए कोई नियम कानून कायदा कुछ तो होगा। या तो ये कांग्रेस के बाकी लोग ये संविधान की बात करना बंद कर दे, या फिर उसको अपने जीवन में अपने आचार व्यवहार में भी लेके आए। देखिए, ये कहीं से भी इन बच्चों के पक्ष में है ही नहीं। ये इनको एक ऐसे हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं कि भाई हमें मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबार में थोड़ी जगह मिल जाए बस। और इसके लिए चाहे इन बच्चों की बलि भी देनी पड़े ना इनको, ये इतने इस सोच के लोग हैं कि उससे भी पीछे न हटेंगे। अब उनका कैरियर ही तो खत्म करवाने के लिए कह रहे कि तुम अपना कैरियर खत्म करो ताकि हमारी राजनीति चमके। और क्या है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर इनको आग भी लगानी पड़े, ये उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। इनकी ये सोच है और वो बिल्कुल एकदम सबके सामने जग जाहिर है। भाई साहब, मैंने तो ये भी कहा कि बेटा आप लोग ये बताओ तुम और क्या चाहते हो, कि जी सारी बात ठीक है, इसको अभी वो करो। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैं कहा अच्छा चलो एक बात बताओ, कौन सा एक आपके पास बात है जिसको तुरंत हम लोग लागू कर सके और ये इसको हटा सके? एक भी बात नहीं बोल पाए, ईमानदारी से कह दें, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, एक भी बात बोल दे। मैंने तो ये भी पूछा कि भाई तुम्हें मुझे बता तो दो कोई एक लॉजिक कारण, ताकि हम भी सरकार में बात कर लें, और सरकार यही बैठी हम फैसला ही कर रहे हैं, कोई एक चीज तो बताओ। नहीं बोल पाए कुछ भी, बस यही कि नहीं जी इनको अभी अगर आप बर्खास्त कर सकते हो तो हम विचार विमर्श कर सकते हैं, तो भी विचार विमर्श करेंगे। अब देखिए, जो डिमांड थी नहीं पहले जब इनका आंदोलन शुरू हुआ, ये डिमांड थी नहीं, दो डिमांड थी, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। जब दो पूरी तो अगली दो रख दी, फिर अगली दो रख दी, फिर 8 डिमांड तक पहुंच गए। आज 7 डिमांड और नहीं दे दी कि भाई ये है। ये डिमांड कौन दे रहा है? देखिए, ये जो आग में घी डाल के जो अपनी राजनीति करने का सपना पाल रहे ना, ये जनता आईना है, वो उसका जवाब देगी। मंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल यही है, शॉर्ट शब्दों में आप बताना, हरियाणा में भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाई है, तो आप जो दूसरी पार्टियां उनको आप कहां देखते हैं, कहां स्टैंड करती है, क्या आपके विचार? दूसरी पार्टी कौन सी है? विपक्ष। कौन सा? जिसको इस देश के संविधान पे विश्वास नहीं, जो इस देश के संविधान को दत्ता बताते हैं, संविधान का कागज और शपथ हाथ में रखकर झूठ बोलते हैं। कौन सा विपक्ष की बात कर रहे हो भाई? जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या की, जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, गलती से ये लोग हैं। नहीं तो महात्मा गांधी ने तो उसी वक्त कहा था कि ये जो कांग्रेस है ना, इसको तुरंत खत्म कर दो, इसका काम हो गया है। ये एओएम एक विदेशी ने बनाई है, उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए, अपने को टिकने के लिए बनाई थी, उसमें हम लोगों को शामिल कर लिया, हमने लड़ाई लड़ी है सारे देश ने मिलके, अब कांग्रेस का काम खत्म हो गया, इसको बनाओ। मगर नहीं, इन लोगों ने इसको खत्म नहीं किया, क्योंकि ये खत्म हो जाते। और इसलिए इस देश में देर आए दुरुस्त आए वाली बात है ना, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत करो, तो इस देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी की बात पर फूल चढ़ाए और ये कांग्रेस मुक्त भारत हुआ। अब आप जो कर रहे, ये क्या था? ये जो बचा खुचा माल है, इससे भी मुक्ति चाहिए लोगों को, क्योंकि नहीं तो ये इसी तरह के काम करते रहेंगे, इसी तरह से लोगों को बरगला के उनकी जिंदगी के साथ खेलते रहेंगे, जैसे अभी एचयू खेल रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हरियाणा सरकार में
महिपाल डांडा शिक्षा मंत्री, जिन्होंने अपने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास चाहती है, और साथ में जो एचयू की बात करें हम, साथ में उनका विपक्ष इस पर राजनीति करना बंद करें। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर पुनिया, जेके 24/7 के लिए चंडीगढ़।